हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जयश्री एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन, जिसके राइटर हैं अल्फोंस डॉडेट। अल्फोंस डॉडेट इस चैप्टर में हम बताते हैं कि जब 1870 से 1871 के बीच में फ्रांस और प्रशिया के बीच में वॉर हुआ था, तो प्रशिया ने जब फ्रांस को हरा दिया, उसके बाद फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स जैसे कि एल्सेस एंड लॉरेन ये प्रशिया के हाथों में आ गए थे। और अब होना ये था कि इन दो डिस्ट्रिक्ट्स में आगे से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जानी थी फ्रेंच लैंग्वेज की जगह। तो ये चेंज होने से और भी काफ़ी सारे चेंजेस हुए, लेकिन ये चेंज होने से ये चेंज आने से क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ा वहाँ की स्कूल्स पर और वहाँ के लोगों की क्या इमोशंस थे, वो सारी बातें जो हैं इस स्टोरी के थ्रू हमें समझ में आएगी। तो चैप्टर का जो टाइटल है द लास्ट लेसन, इसका मतलब है वो लास्ट लेक्चर, जो यहाँ पे हमें एक टीचर का नेम दिया गया है एम हैमल, मिस्टर हैमल। ठीक है, तो इनके द्वारा वो लास्ट लेक्चर जब दिया गया तो क्या क्या चीज़ें हुई, वो सारी बातें आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because Mr. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. ओके तो क्या कह रहे हैं कि फ्रेंच यहाँ पे स्टोरी टेलर है हमारे लिए, एक छोटा सा बच्चा है उस स्कूल का स्टूडेंट। तो फ्रेंच जो है वो कह रहा है कि उस मॉर्निंग में, वो जो दिन था उस मॉर्निंग में मैंने काफ़ी देरी से स्कूल स्टार्ट किया, इनमें काफ़ी देर से स्कूल गया और मुझे बहुत डर लग रहा था डांट का। इन ग्रेट ड्रीड ऑफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डर लगना, किस चीज़ का, डांट पड़ने का। और स्पेशली मुझे डर क्यों लग रहा था, क्योंकि मिस्टर हैमल जो हैं वो आज हमसे पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन पूछने वाले थे और मुझे तो पार्टिसिपल्स का पहला शब्द भी, पहला वर्ड भी, यानी कुछ भी नॉलेज नहीं थी मुझे पार्टिसिपल्स के बारे में। ठीक है, आगे वो कहते हैं For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. तो एक मोमेंट के लिए तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाता हूँ और पूरा दिन में जो है आउट ऑफ डोर्स यानी कि स्कूल के बाहर ही रहूँगा। ठीक है, यानी आज मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, और आज का जो जो दिन था बाहर वो काफ़ी वार्म था, काफ़ी ब्राइट भी था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स and in the open field back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling. अब वो बता रहा है कि आज का जो दिन था, एक्चुअली में आज बाहर क्या था कि जंगल के किनारे या जंगल में हम कह सकते हैं, जंगल में जो है बहुत सारे बर्ड्स चर्पिंग कर रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे। और सोमिल जो वहाँ पे थी, सोमिल कहते हैं, ये जो सोमिल वर्ड आया है इसका मतलब होता है वो जगह जहाँ पे बड़े बड़े जो हैं लॉग्स रखे जाते हैं, बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे जो हैं टुकड़े रखे जाते हैं। तो एक ओपन फील्ड था, तो सोमिल के पीछे एक ओपन फील्ड में जो प्रशियन सोल्जर्स हैं वो ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग मतलब कि वो वेपन्स चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे, है ना, और भी जो उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग चल रही थी। ओके, इट वॉज ऑल मच टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, और ये सारी चीज़ें मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आकर्षक थी पार्टिसिपल्स के रूल जानने की अपेक्षा। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरी टू स्कूल, लेकिन मैंने जो है अपने इस टेम्पटेशन को रोक के रखा और मैं जल्दी से भागते भागते स्कूल चला गया। ठीक है, When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. अब जब मैं जा रहा था स्कूल में तो टाउन हॉल के पास से जब मैं गुजरा तो मैंने देखा कि वहाँ पे जो एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ है वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। टाउन हॉल कहते हैं उस बिल्डिंग को जहाँ पे जो हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है उसके ऑफिसेज होते हैं, और उसके बाहर उन्होंने एक बुलेटिन बोर्ड लगा रखा था जहाँ पे जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन है, ऑर्डर्स हैं, वो सारी चीज़ें उस पर लिखी होती थी। तो आज वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी। For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer. And I thought to myself, without stopping, what can be the matter now? तो पिछले 2 सालों से हमारे पास में जितनी भी बैड न्यूज़ हैं वो वहीं से आती थी, चाहे वो हारे गए युद्ध हों, ड्राफ्ट हो, यानी कोई ऑर्डर वगैरह है, या कमांडिंग ऑफिसर के कोई भी ऑर्डर्स हैं, वो सारी न्यूज़ हमको वहीं से मिली थी। और आज मैंने सोचा अपने आप में कि यार आज कौन सी बात हो सकती है, आज क्या मैटर हो सकता है। ठीक है, तो बिना रुके मैंने ये सोचा, लेकिन मैं आगे बढ़ गया।
Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith Vashter, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, Bob. You will get to your school in plenty of time." तो तब मैं जल्दी जल्दी, जब जितना तेज़ हो सके उतना तेज़ जो है दौड़ करके जा रहा था, तभी मेरे पीछे से ब्लैक स्मिथ यानी जो लोहार है वो वहाँ पे खड़ा हुआ था, बुलेटिन बोर्ड पे न्यूज़ पढ़ रहा था। उसने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई, ठीक है, वो अपने अप्रेंटिस यानी अपने शिष्य के साथ खड़ा हुआ था। उसने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई और मुझसे कहा, "इतना जल्दी मत भागो बब।" बब मतलब बॉय, ठीक है। यहाँ जो बब वर्ड यूज़ हुआ है उसका मतलब आप जानते होंगे, इसका मतलब होता है बॉय। तो उसने कहा, "बेटा जो है इतना तेज़ मत दौड़ो, तेज़ मत जाओ, तुम स्कूल जो है टाइम पे पहुँच जाओगे, ठीक है।" आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड मिस्टर हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। मुझे लगा कि यार ये तो मेरा मजाक बना रहा है, और मैं जो है उसकी बात को सुना अनसुना करके जो है तेज़ी से भागते हुए मिस्टर हैमल के छोटे से गार्डन में पहुंच गया। जो गार्डन था मिस्टर हैमल का, एक्चुअली में वो स्कूल के बाहर ही था, है ना। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब होता है कि तेज़ी से वो भागता हुआ आ रहा है तो उसकी जो है सांस फूल रही है, ओके। यूजुअली वेयर स्कूल बिगेन there was a great bustle, which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. अब फ्रेंड यहाँ पे बता रहा है कि जनरली जब भी स्कूल शुरू होता था, स्कूल में मॉर्निंग में जो टाइम होता था, मॉर्निंग में वहाँ पे डेस्क के ओपन और क्लोज़ करने की आवाज़ें आती थी, ठीक है। मतलब बहुत शोर होता था, ग्रेट बसल मतलब बहुत शोर होता था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, गली में आवाज़ उसकी सुनाई देती थी, जैसे कि डेस्क का खोलना बंद करना। यूनिसन मतलब एक ही आवाज़ में सब जब लेसन्स को रिपीट करते थे, जो बातें मिस्टर हैमल जो टीचर वहाँ पढ़ा रहा होता था उसकी उनको रिस्पॉन्ड करते हुए सब एक साथ बोलते थे, बहुत तेज़ी से बोलते थे। और उनके जो बच्चे हैं वो क्या कर लेते थे, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने के लिए अपने कानों पर हाथों को रख लेते थे। जैसे आप लोगों ने भी बचपन में ऐसा किया होगा, जब भी हम कोई चीज़ लर्न कर रहे होते हैं तो हम बेटर समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए, कॉन्सनट्रेट करने के लिए अपने हाथों को कानों पे रख लेते हैं। तो ऐसे ही एक और आवाज़ आती थी, वो थी टीचर के रूलर की। तो मिस्टर हैमल जो हैं अक्सर क्या करते थे, इधर से उधर घूमते रहते थे और उनके हाथ में जो रूलर होता था बड़ा सा, उसको टेबल पर रैप करते रहते थे, मतलब कि पटकते रहते थे, ठीक है। तो ये सारी आवाज़ें, फ्रेंड्स ने हमें बताया कि ये सारी आवाज़ें जो हैं जनरली हमें सुनाई देती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। आज तो बिल्कुल शांति थी। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. But of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. तो मैंने जो है सोचा था कि ये जो कॉमोशन है, ये जो हलचल शोर शराबा वहाँ पे जनरली होता है मॉर्निंग में, मैं तो उस पर काउंटेड ऑन यानी कि डिपेंड हो गया। तो शोर शराबे के बीच में मैं जो है बिना किसी को दिखे हुए वहाँ से चुपचाप अपनी डेस्क के पास में जाके बैठ जाऊँगा। लेकिन उस दिन सब कुछ इतना शांत था जैसे कि संडे की मॉर्निंग हो। थ्रू द मॉर्निंग आई सो माई क्लासमेट्स already in their places and Mr. Hamill walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. तो मेरे क्लासमेट्स को मैंने देखा, ठीक है, विंडो से बाहर ही मैं भी खड़ा था। विंडो से मैंने देखा कि मेरे जो क्लासमेट्स हैं वो ऑलरेडी अपनी जगह पे बैठ चुके हैं और मिस्टर हैमल जो है हमेशा की तरह इधर से उधर घूम रहे हैं, और आज वो रूलर को टैप नहीं कर रहे हैं बल्कि उन्होंने अपने आर्म के नीचे उसको दबा के रखा हुआ है। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। अब आज क्योंकि इतना शोर शराबा नहीं था तो मेरा जो प्लान है वो तो फ्लॉप हो गया और मुझे दरवाज़ा खोल के सबके सामने क्लास में एंटर करना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटन्ड आई वॉज। तो फ्रेंड्स हमें कह रहा है कि आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना मुझे शर्म महसूस हुई होगी और कितना डरा हुआ होगा मैं, है ना। आप इमेजिन कर सकते हो कि कभी स्कूल में अगर आप प्रेयर स्टार्ट हो गई है, सब ग्राउंड में जो है लाइंस बन चुकी हैं, ऑलमोस्ट प्रेयर स्टार्ट ही होने वाली है, सारे टीचर्स सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे खड़े हुए हैं और आपको जो है आप लेट हो जाते हो तो आपको लाइन में सबसे पीछे जाके खड़ा होना पड़ता है और सबकी निगाहें आपकी तरफ होती हैं, है ना, क्योंकि बिल्कुल साइलेंस होता है वहाँ पे। तो ऐसा ही कुछ इमेजिन करके
आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा शर्म और डर उसको उस वक्त फ्रेंच को लग रहा होगा, ठीक है। बट नथिंग हैपेंड। Mr. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little French. We were beginning without you." अब जैसा कि मुझे यानी फ्रेंच को डर लग रहा था कि कुछ जो है मुझे डांटेंगे, मुझे पनिशमेंट मिलेगी लेट आने की वजह से, लेकिन मिस्टर हैमल ने मुझे बस देखा और बहुत ही काइंडली मुझे कहा कि जाओ, जा कर के अपने जगह पे जल्दी से जाके बैठ जाओ लिटिल फ्रेंच, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। तो मैं बेंच को जंप करके फटाफट से गया, अपनी डेस्क के पास में बैठ गया। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his free shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. ठीक है, तो क्या कहा कि आज अभी जो है मैं जैसे ही डेस्क पे जाके बैठ गया, अपने डेस्क के पास में अपने चेयर पे जाके बैठ गया, तो अभी मेरा डरना पूरी तरीके से ख़त्म ही नहीं हुआ था, तभी मेरी नज़र पड़ती है हमारे टीचर मिस्टर हैमल के ऊपर, जिन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्रीन कोट पहना हुआ है और इसके अलावा उन्होंने फ्रिल्ड वाली शर्ट पहन रखी है, ठीक है, और छोटी सी ब्लैक कलर की कैप उन्होंने लगा रखी है और इन सब पे एम्ब्रॉयडरी हो रही है, कढ़ाई हो रही है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब भी सब कुछ बहुत डेकोरेटेड उन्होंने आज पहना हुआ है। और ये जो इस तरह के कपड़े थे वो हमेशा बस जनरली कब पहनते थे, या तो इंस्पेक्शन वाले दिन पे या प्राइस डेज वाले दिन पे। इंस्पेक्शन ही जब कोई इंस्पेक्शन के लिए आता है, बाहर से चेकिंग करने के लिए आता है हमारे स्कूल में क्या चल रहा है, कैसा सब कुछ ठीक है या नहीं। और प्राइस डेज यानी एनुअल फंक्शन या प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन वाला जब दिन होता है, तो उस दौरान ही वो इतने अच्छे कपड़े पहनते थे। लेकिन आज तो संडे मॉर्निंग जैसा यहाँ माहौल है, सब कुछ साइलेंस है और पता नहीं ऐसा क्या था कि आज उन्होंने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं। तो फ्रेंड जो है अभी इन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहा है। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम। और इसके अलावा आज जो पूरा स्कूल है वो इतना अजीब, इतना सोलम, इतना सीरियस नज़र आ रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज टू सी on the on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. Old Holzer with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several others besides. उसने कहा कि बाकी सब चीज़ें तो चलो ठीक है, लेकिन आज जो है सबसे ज़्यादा जो बात मुझे सरप्राइज़ कर रही है वो ये थी कि आज बैक बेंचेस जो हमेशा जनरली खाली रहती थी, आज उन पर गांव के लोग बैठे हुए थे और बहुत ही शांति से बैठे हुए थे। जैसे कि ओल्ड होसर मतलब कि फार्मर, है ना। तो एक पुराना यहाँ पे फार्मर था हमारे गांव में, यहाँ पे उनके विलेज में होगा, तो वो फार्मर उस जिसने कि 3 कॉर्नर वाली हैट पहनी हुई है। उसके अलावा पुराने मेयर साहब वो भी यहाँ पे थे, फॉर्मर पोस्ट मास्टर भी थे, है ना। और इसके अलावा काफ़ी सारे लोग जो है वहाँ पे नज़र आ रहे थे, कहाँ पे, बैक बेंचेस पे बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई सैड लग रहा था। एंड होसो हैड ब्रॉड एन ओल्ड प्राइमर thumbed at the edges, and he held it open on his knee with his great spectacles lying across the pages. ठीक है, अभी देखो क्या कहा। तो फ्रेंच ने बताया कि ये जो होसर है, मतलब हर कोई सैड तो लग ही रहा था, लेकिन जो होसर है, जो फार्मर है, वो एक ओल्ड प्राइमर लेके आया था। प्राइमर मतलब कि वो जो प्राइमरी क्लासेस की जो बुक्स होती है ना, जिसमें अल्फ़ाबेट्स की नॉलेज दी जाती है, ABCD करके उसमें लिखा होता है, जहाँ से हम अल्फ़ाबेट को रिकॉग्नाइज़ करना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं। तो वैसी वाली बुक वो लाए थे और वो बुक जो है, जो किनारों से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, मतलब क्योंकि वो बहुत पुरानी बुक होगी तो वो किनारों से ख़राब हो रही थी, उसको कहते हैं थम्ब्ड एट द एजेस। और उन्होंने उस प्राइमर को अपने नीज़ पे रख के ओपन कर रखा था, ठीक है, और जो है स्पेक्टिकल्स उन्होंने लगा रखे थे और वो इस तरीके से पेजेस को पढ़ रहे थे। While I was wondering about it all, Mr. Hamel mounted on his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow.
दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। तो आपने देखा कि क्या कहा कि फ्रेंच कह रहा है कि अभी मैं वंडर कर ही रहा था, मैं अभी सरप्राइजिंग फील कर ही रहा था इन सब चीज़ों को लेके, तभी मैंने देखा कि मिस्टर हैमल जो है अपने चेयर पे बैठ गए और जितने प्यार से, जितनी ग्रेव यानी सीरियसनेस से और जेंटल टोन में आज उन्होंने मुझसे बात की थी, वैसे ही उन्होंने पूरी क्लास को एड्रेस किया और कहा कि मेरे बच्चों, आज ये लास्ट लेसन है जो मैं आपको देने वाला हूँ, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और क्यों ऐसा है, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है एल्सिस और लॉरेन के स्कूल्स में केवल जर्मन पढ़ाने का। ठीक है, कल से जो है नए मास्टर आएंगे। आज आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है और मैं चाहता हूँ कि आप सब बहुत ही अटेंटिव यानी बहुत ही ध्यान से सुने। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि ये लास्ट लेक्चर क्यों है, क्योंकि आज फ्रेंच नहीं, आज फ्रेंच पढ़ाई जा रही है, नेक्स्ट डे से जर्मन पढ़ाई जाएगी। ठीक है। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। ये जो वर्ड्स हैं मेरे लिए कैसे थे, थंडर क्लैप के जैसे। थंडर क्लैप मतलब बिजली की जो कड़कड़ाहट होती है, वैसी आवाज़ जो है मुझे यहाँ पे सुनाई दी जब ये वर्ड्स मैंने सुने तो। ठीक है। ऑन द रैचेस, ओ द रैचेस, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। रैचेस यहाँ पे यूज़ किया गया है किसके लिए, दुष्ट। रैचेस का मतलब होता है दुष्ट, और ये यूज़ हुआ है यहाँ पे जर्मन्स के लिए। ठीक है। तो फ्रेंच सोचता है कि अच्छा ये दुष्ट, ये जर्मन्स लोग, इन्होंने, इन्हीं के बारे में वो न्यूज़ थी टाउन हॉल पे, बुलेटिन बोर्ड पे जहाँ सारी भीड़ लगी हुई थी, तो यही न्यूज़, यही ऑर्डर वहाँ पे लिखा हुआ था। अच्छा, अब मेरे समझ में आया। ठीक है। तो उस बुलेटिन बोर्ड पे जहाँ भीड़ लगी हुई थी वहाँ क्या ऑर्डर था कि कल से यहाँ पे फ्रेंच की जगह जर्मन पढ़ाई जाएगी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप दियर देन। उसने कहा कि अच्छा, आज का मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है। क्यों? मैं तो मुश्किल से ही जानता था फ्रेंच को लिखना, अभी तक मैंने मुश्किल से ही कुछ लिखना सीखा होगा फ्रेंच में। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और अब मैं आगे कुछ भी नहीं पढ़ पाऊँगा, कुछ भी नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप दियर देन, फिर तो मुझे आज वहीं रुक जाना चाहिए था, मुझे यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। अब वो बता रहा है कि उसे कितना दुख हो रहा है। ठीक है। हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मतलब कि मुझे कितना दुख था, मुझे कितना दुखी मैं फ़ील कर रहा था, अभी मुझे कितना बुरा लग रहा था कि मैं जो है मेरे लेसन्स को मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा। मैं हमेशा कहाँ बिज़ी रहता था, मैं जो बर्ड्स के एग्स हैं उनको तलाश करता रहता था। ठीक है। सीकिंग का मतलब सर्च करना। ओके। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, या फिर जो सार है, जो एक झूला है, उस पर मैं हमेशा झूलता रहता था। तो ये दो काम करने में हमेशा जो है बिज़ी रहता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल अगो, सो हैवी टू कैरी, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप। और वो कहता है मेरी जो बुक्स हैं, जो मुझे कुछ समय पहले इतनी बड़ी बाधा नज़र आती थी, मतलब बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस लगता था मुझे, बुक्स मुझे बहुत हैवी लगती थी, जैसे कि मेरी ग्रामर की बुक है या मेरी सेंट्स वाली हिस्ट्री की बुक है, ये सब मुझे बहुत ही बेकार लगती थी। लेकिन आज जो है ये सब मेरी ओल्ड फ्रेंड्स के जैसे बन गई थी, जिन्हें मैं गिव अप नहीं करना चाहता, जिनका साथ मैं छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है। Mr. Hamel, and Mr. Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. और इवन जब मैं मिस्टर हैमल की बात करूँ यहाँ पे, तो ये जो थॉट है कि अब वो यहाँ पे नहीं रहेंगे, वो चले जाएंगे और मैं उन्हें फिर से कभी नहीं देख पाऊँगा, इस थॉट को जान कर के मैं वो सारी बातें भूल गया कि वो किस तरीके से रूलर से हमें पनिश करते थे और कितने क्रैंकी यानी कितने सनकी टाइप के वो थे। ठीक है। पुअर मैन, इट वॉज एन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। ठीक है। तो उन्होंने कहा बेचारे आदमी, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, आज ये लास्ट लेसन जो था शायद उसी के सम्मान में, है ना, इस लास्ट लेसन के सम्मान में ही उन्होंने आज यहाँ पे
इतने अच्छे संडे वाले क्लोथ्स वो पहन के आए हैं। और अब मैं समझा कि विलेज के जो जितने भी ओल्ड मैन हैं वो बैक बेंचेस पे क्यों बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर। वो भी बहुत दुखी थे इस बात से कि अब वो स्कूल नहीं आ पाएंगे, और है ना, और वो कभी स्कूल नहीं गए, अच्छे से उन्होंने भी पढ़ाई नहीं की। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फैथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। और इसके अलावा वो जो है मिस्टर हैमल को बहुत ज़्यादा थैंकफुल भी हैं वो मिस्टर हैमल के लिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे 40 years की सर्विस दी है। ठीक है, 40 years से मिस्टर हैमल जो हैं एल्सास और लॉरेन के स्कूल्स में फ्रेंच पढ़ा रहे हैं। और इसके अलावा वो अपनी कंट्री को भी रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, उस कंट्री को जब उनकी नहीं रही। ठीक है, वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दीज आई हर्ड माई नेम कॉल्ड। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। जब ये सब चीज़ें हो रही थी, मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, तभी मैंने सुना कि मेरा नाम बुलाया गया। किसी ने क्या, मिस्टर हैमल ने मुझे आवाज़ लगाई, मेरा नाम पुकारा, और अब मेरा टर्न था रिसाइट करने का, मतलब मेरा टर्न था सुनाने का पार्टिसिपल्स के रूल्स। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. मैंने कितनी कोशिश की, कितना ज़्यादा मैंने कोशिश की कि मैं पार्टिसिपल के रूल जो हैं आज बिल्कुल अच्छे से सुना पाऊँ, बहुत ही तेज़ आवाज़ में, बिल्कुल क्लियरली और बिना किसी गलती के। But I got mixed up on the first words and stood there, holding onto my desk and my heart beating and not daring to look up. लेकिन मैं तो फर्स्ट वर्ड्स में ही मिक्सड अप हो गया, यानी फर्स्ट वर्ड्स में ही मैं अटक गया, और मैं चुपचाप खड़ा हो गया अपनी डेस्क को पकड़ के। मेरा हार्ट जो है बीट कर रहा था, मेरी जो मतलब कहने का मतलब मेरी जो दिल की धड़कन है बहुत तेज़ हो रही थी डर के मारे मुझे पनिशमेंट मिलेगी, और मेरी तो जो है ऊपर देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। आई हर्ड मिस्टर हैमल से टू मी, आई वोंट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ। मैंने सुना कि मिस्टर हैमल ने मुझे कहा, मेरे तो ऊपर देखने की भी इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन मिस्टर हैमल ने कहा और मैंने सुना, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रेंच, तुम्हें बहुत बुरा लगना ही चाहिए। सी हाउ इट इज़, एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। तो मिस्टर हैमल ने फ्रेंच को कहा कि देखो क्या हो गया, ये सब क्या हो गया है, कितना चेंज आ गया है। हमेशा हम अपने आप से कहते रहते थे कि हमारे पास बहुत टाइम है, हम इसे कल सीख लेंगे, लेकिन अब तुम देख पा रहे हो कि हम कहाँ आ गए हैं। ठीक है, तो वो उसे एहसास करा रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस आ गए हैं और अब कितना समय बदल गया है। दैट्स ग्रेट ट्रबल विद एल्सिस, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। यही तो परेशानी है, सबसे बड़ी परेशानी है एल्सिस के साथ में, कि यहाँ के जो लोग हैं, एल्सिस के लोग हैं, वो क्या करते हैं, कल पे हर एक टाल देते हैं। ठीक है, तो वो हर एक बात को कल पे टाल देते हैं। उन्होंने यही टालते रहे कि हम जो है कल लिखना, कल पढ़ना सीख लेंगे। नाउ दोज फेलोज आउट, नाउ दोज फेलोज आउट, देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, दे विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज़ इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। लेकिन अब उन लोगों के पास, क्योंकि प्रशिया जो है उन्होंने हरा दिया है हमारी कंट्री को, तो उन जर्मन्स के पास अधिकार है ये कहने का, वो कह सकते हैं हमसे कि देखो तुम लोग फ्रेंचमैन होने का दावा करते हो, नाटक करते हो, और ना तो तुम अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को बोल पा रहे हो ना लिख पा रहे हो। ठीक है, ये सारी बातें जो है जर्मन्स हमसे कह सकते हैं, उनके पास राइट है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विथ। लेकिन मिस्टर हैमल ने फ्रेंच को समझाया कि तुम सबसे बुरे नहीं हो, ऐसा नहीं है कि तुम सबसे बुरा कर रहे हो, लेकिन हम सभी को जो है अपने आप को जो है कंटेम्प्ट करना चाहिए, हमें बुरा फील होना चाहिए। रिप्रोच आवरसेल्व्स विद का मतलब होता है कि हमें अपने आप पे थोड़ा सा गिल्ट होना चाहिए कि हम अपनी लैंग्वेज को ठीक से पढ़ लिख नहीं पाए। योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्शियस इनफ टू हैव यू लर्न, they prefer to put you to work on a farm or the mills so as to have a little more money. अब वो कह रहे हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स जो है ना वो भी ज़्यादा परेशान नहीं थे इस बात को लेके कि तुम कुछ सीखो। उन्होंने हमेशा ये प्रेफर किया कि तुम किसी फार्म पे वर्क करो
या तुम मील्स पे काम करने के लिए चले जाओ ताकि थोड़ा बहुत और पैसा कमाया जा सके। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? यहाँ पे मिस्टर हैमल देखो बता रहे हैं रीजंस कि देखो कुछ ऐसा रीजंस भी है जिस वजह से तुम नहीं पढ़ पाए, नहीं सीख पाए, है ना, और बाकी लोग भी शायद नहीं सीख पाए। तो पहला रीज़न तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे पेरेंट्स जो है तुम्हें काम करने के लिए कहीं भेज देते थे। इसके अलावा मेरी भी गलती है कि मैं कभी कभी जो है लेसन्स लर्न करने देने की बजाय तुम्हें मैं फ्लावर्स में, जो मेरा गार्डन है वहाँ पे वाटर यानी कि पानी देने के लिए भेज देता था, और जब मैं मुझे फ़िशिंग के लिए जाना होता था तो मैं हॉलीडे दे देता था तुम बच्चों को। ठीक है कि आप लोग हॉलीडे पे जाओ, मुझे भी फ़िशिंग करने के लिए जाना है। ठीक है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर मिस्टर हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Okay? तो क्या कह रहे हैं मिस्टर हैमल बता रहे हैं कि ऐसे एक चीज़ से दूसरी चीज़ के बारे में बात कर ही रहे थे वो, और मिस्टर हैमल ने आगे कहा कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज तो है ही वर्ल्ड में, उसके अलावा सबसे ज़्यादा क्लियरेस्ट और सबसे ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज भी है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद भी रखनी है कि फ्रेंच लैंग्वेज इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू मिस्टर हैमल। और इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये लैंग्वेज है कि हमें जो है इसको गार्ड करना चाहिए, हमें हमारी लैंग्वेज को भूलना नहीं चाहिए। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जब भी लोगों को इंस्लेव किया जाता है यानी ग़ुलाम बनाया जाता है, तो अगर उनका अपनी लैंग्वेज पे अच्छी पकड़ है तो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है, और ऐसा होता है कि उनके पास इस ग़ुलामी की जो ये जेल है उससे निकलने की चाबी है। यानी जब अपनी लैंग्वेज पे अच्छे पकड़ बनाए रखते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है और आपको मालूम होता है कि आपको क्या करना है ना। यानी हमारे पास एक तरीके से अच्छी एजुकेशन है तो हम जानते हैं, हम रूल्स के बारे में जानते हैं कि हम किस तरीके से ग़ुलामी से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अगर एजुकेशन ही नहीं होगी तो आप कैसे कुछ भी कर पाओगे। ओके, दैन ही ओपन्ड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। फिर उन्होंने ग्रामर की ओपन की बुक और हमें लेसन पढ़ाना शुरू किया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। ऑल ही सैड सीम्ड सो ईजी। तो फ्रेंड्स कहता है कि मैं बहुत सरप्राइज़ था ये देख करके कि आज मुझे जो है चैप्टर कितना अच्छे से समझ में आया। जो भी उन्होंने पढ़ाया वो मुझे बहुत आसान लगा। I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. और मुझे ये भी लगा कि शायद मैंने इससे पहले कभी इतना ध्यान से सुना ही नहीं, या ये भी हो सकता है कि उन्होंने इतना पेशेंस से कभी मुझे या हम सब बच्चों को पढ़ाया ही नहीं। It seemed to almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. ऐसा लग रहा था कि ये जो बेचारा आदमी है यानी मिस्टर हैमल जो हैं, आज जाने से पहले हमें सब कुछ दे देना चाहते थे जो भी नॉलेज उनके पास में है, और एक ही स्ट्रोक में यानी एक ही अटैक में एक ही बार में सारी चीज़ें हमारे दिमाग में डाल देना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। दैट डे Mr. Hamel had new copies for us, written in a beautiful round hand, Francelsis. तो ग्रामर के बाद में अभी राइटिंग का टाइम आ गया, यानी कुछ लिखने का जो है क्लास आ गई, और मिस्टर हैमल ने हमें आज जो है लिखने के लिए न्यू कॉपीज़ दी जिसमें कि एक राउंड शेप में फ्रेंसेल्सिस लिखा हुआ था। They looked like little flags floating everywhere in the school room, hung from the road at the top of our desk. अब ये जो एल्सेस लॉरेन जो लिखा हुआ था वो ऐसे नज़र आ रहे थे वो वर्ड्स जैसे कि हमारे स्कूल के क्लासरूम में हर जगह फ्लैग्स लगे हुए थे। इवन हमारी डेस्क के टॉप में भी रोड से लटके हुए फ्लैग्स थे। ठीक है, फ्लैग्स लगे हुए थे कहने का मतलब, तो उन्हीं फ्लैग्स के जैसे नज़र आ रहे थे ये एल्सेस, फ्रांस एल्सेस जो वर्ड्स हैं वो उन्हीं फ्लैग्स के जैसे नज़र आ रहे थे। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. तो आपको देखना चाहिए था कि कितना ज़्यादा शांति थी क्लास में और हर कोई कैसे काम पे लगा हुआ था।
द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। केवल एक ही आवाज़ आ रही थी क्लासरूम में से, और वो थी पेन से पेपर पर स्क्रैच करने की। यानी हम जो पेन से पेपर पे कुछ लिखते हैं या ड्राइंग बनाते हैं, तो वो ही आवाज़ क्लास में आ रही थी। केवल इतनी शांति थी। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones, who worked right on pressing their fish hooks, as if that was French too. और एक बार तो क्या हुआ, बीच में भंवरे जो है उड़ कर के, बीटल्स यानी कि भंवरे उड़ कर के आ गए अंदर, लेकिन किसी ने भी उन बीटल्स पे भी, उनकी आवाज़ पे भी ध्यान नहीं दिया, जो कि जनरली अट्रैक्ट कर देते हैं बच्चों का ध्यान। लेकिन किसी ने भी, छोटे से छोटे बच्चे ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि वो जो है अपने फ़िश हुक्स को ट्रेस करने में लगे हुए हैं। जैसे कि जब मछली पकड़नी होती है, तो जो उनका मछली पकड़ने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम थोड़ा सही कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे फ़िश हुक्स यूज़ हुआ है। जैसे लिखने के लिए वो अपने पेन को सही कर रहे हों, या वो जो वर्ड्स लिख रहे हैं कर्सिव में, या जो भी वो लिखने वाले हैं, वो केवल उसी में ध्यान लगा करके इतना ध्यान से वो काम कर रहे हैं कि उनका ध्यान नहीं था बीटल्स के ऊपर भी, है ना। वो इतना ध्यान से पढ़ रहे थे, इतने ध्यान से वो लिख रहे थे, जैसे कि ये जो चीज़ वो कर रहे हैं वो भी क्या है, एक फ्रेंच लैंग्वेज है। फ्रेंच लैंग्वेज पे को ही वो इतना इम्पोर्टेंस दे रहे थे। ऑन द रूफ द peasants cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the peasants? अब जो है छत पे से पीजन्स के कू यानी कि उनकी आवाज़ें आई, उनकी आवाज़ें करने की, जो वो गुड्डा की जो आवाज़ें करते हैं वो आवाज़ें आई। और मैंने अपने आप में ही सोचा कि ये जो जर्मन्स हैं, क्या यहाँ पे आने के बाद ये लोग पीजन्स से भी जर्मन लैंग्वेज में बुलवाएंगे? हाँ, मतलब वो रियलाइज़ कर रहा है कि सब कुछ चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो क्या पीजन्स की जो आवाज़ है वो भी चेंज हो जाएगी? Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. अब जब भी मैं अपने राइटिंग से राइटिंग करते करते बीच में से ऊपर देखता था, तो मैं देख रहा था मिस्टर हैमर को, जो अपनी चेयर पे बिल्कुल मोशनलेस होकर के बैठे हुए हैं, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सैड होकर चुपचाप बैठे हैं। और गैजिंग मतलब कि सी देखना, ठीक है। तो वो देख रहे हैं कभी एक चीज़ को, कभी दूसरी चीज़ को, जो भी क्लासरूम में है हर चीज़ को वो बहुत ध्यान से देख रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि वो हर एक चीज़ को अपने माइंड में फ़िक्स कर लेना चाहते हैं कि उस स्कूल रूम में हर एक चीज़ कैसे दिखती थी। जाहिर सी बात है कि जाने से पहले उन्हें दुख था, इसलिए वो ये सारी चीज़ें कर रहे थे। फैंसी फॉर 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. कल्पना करो कि 40 साल हो गए वो इसी जगह पे थे, उनका गार्डन था विंडो के बाहर, और उनके सामने उनकी ये क्लास थी। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल इसी तरह। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hope vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. ठीक है, तो आपको ये भी चीज़ याद रखनी है कि देखो सब कुछ सेम ही था 40 ईयर्स से अपीयरेंस में, क्लासरूम के अपीयरेंस में केवल कुछ चेंजेस आए थे। जैसे कि डेस्क और बेंचेस जो थी वहाँ की, वो वॉर्न मतलब घिस गई थी, स्मूथ हो गई थी, चिकनी हो गई थी घिस के। और जो वॉलनट ट्रीज़ थे वो थोड़े से लंबे हो गए थे समय के साथ। और जो होपवाइन है, होपवाइन मतलब एक तरह का प्लांट है जो उन्होंने खुद ने प्लांट किया था मिस्टर हैमल ने, वो जो है अभी लंबा होकर के रूफ़ की विंडो तक पहुंच चुका था। How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. और उनके लिए कितना जो है हार्ट ब्रेकिंग वाली ये न्यूज़ थी उस बेचारे पर्सन के लिए कि उन्हें जो है सब कुछ छोड़ के जाना था। इवन जो उनकी सिस्टर है जो कि ऊपर वाले रूम में सामान, उनका ट्रंक यानी कि उनका सामान पैक कर रही थी, वो आवाज़ें भी उनको आ रही थी। ठीक है, क्यों वो सामान पैक कर रही थी? क्योंकि उनको अगले ही दिन वहाँ से जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत थी कि उन्होंने हर एक लेसन को सुना, हर एक लेसन को हमें सुनाया भी और हमें बताया भी लास्ट डे तक। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबी स्टैंडेड देयर, बा बेबी बोबू। ओके, तो आफ्टर द राइटिंग, अभी राइटिंग के बाद में हमारा हिस्ट्री का चैप्टर जो है स्टार्ट होने वाला था, जो मिस्टर हेमली में पढ़ाते। और जो है बेबीज़ वहाँ पे बा बेबी बोबू इस तरीके से जो भी उनके जो प्राइमरी क्लासेस के जो वर्ड्स हैं
वो चांट कर रहे थे वहाँ पे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, ठीक है, डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड होसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर्स विद दैम। अब रूम के पीछे की तरफ, है ना, रूम के पीछे की तरफ ओल्ड हॉसर जो हमारे बात, जिनकी पहले भी बात हुई थी, वो स्पेक्टर्स उन्होंने लगा रखे हैं, अपने वही प्राइमर उन्होंने अपने दोनों हाथों से पकड़ी हुई है, और वो जो है उन बच्चों के साथ में उन लेटर्स को रिपीट कर रहे थे। You could see that he too was crying. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. अब वो जो ओल्ड होसर है वो भी रो रहा था, उनकी जो आवाज़ है उसमें इमोशंस से उनकी आवाज़ भरी हुई थी, इसलिए वो ट्रैम्बल भी कर रहे थे, उनकी आवाज़ काँप रही थी। और इसी काँपती हुई आवाज़ में जब वो कुछ भी बोल रहे थे, वो जो रिपीट्स कर रहे थे वर्ड्स को, तो उन्हें सुनना बहुत ही अजीब था। मतलब हमें हंसी भी आ रही थी उनकी आवाज़ को सुन के, और रोना भी आ रहा था उनकी इमोशंस को जान के। हाउ वेल आई रिमेंबर इट द लास्ट लेसन, कितना अच्छे से मुझे याद हुआ है आज का लास्ट लेसन। All at once the church clock struck 12, then the Angelus, तभी जो है चर्च की जो क्लॉक थी उसमें 12 बज गए। और एंजलस, एंजलस मतलब होता है क्रिश्चियन ट्रेडिशन में एक बैल के बारे में बात होती है, ठीक है। तो ये बैल जो है 3 बार जो है दिन में बजती है, मॉर्निंग में 6 AM, इवनिंग में 6 PM एंड दिन में 12 बजे। तो जब भी ये बेल बजती है तब हो जाता है प्रेयर का टाइम, ठीक है। तो एंजलस मतलब वो बैल हो गया जो कि अलग अलग टाइम पे बजती है। तो एंजलस में से भी आवाज़ आई, चर्च की क्लॉक में 12 बज गए। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आर विंडोज़। और तभी जो है उसी मोमेंट पे प्रेशंस जो है ड्रिलिंग करके वापस आ रहे थे, उनके ट्रम्पेट्स यानी कि वो जो बजा रहे थे ट्रम्पेट्स, ठीक है, एक तरह का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, उसको बजाते हुए लोग आ रहे थे। तो उनकी जो आवाज़ें हैं विंडोज़ से हमारे क्लासरूम में आ रही थी। मिस्टर हैमल स्टूड अप वेरी पैल इन हिज चेयर, आई नेवर सो हिम लुक सो टॉल। मिस्टर हैमल खड़े हो गए, बहुत ही पैल यानी बहुत ही सैड, बहुत ही कमज़ोर से लग रहे थे, उनकी चेयर पे वो खड़े हुए। मैंने उन्हें कभी भी इतना लंबा नहीं देखा था, ठीक है, क्योंकि फ्रेंच जो है अपने टीचर को उसने कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया, तो उसने सोचा कि आज जो है मेरे टीचर इतने लंबे नज़र आ रहे हैं, कभी नहीं लगे इससे पहले। माई फ्रेंड सैड ही आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। अब वो कहने लगे, वो एड्रेस करने लगी क्लास को, क्योंकि अभी क्लास को जो है डिसमिस करने का टाइम आ गया था। तो उन्होंने कहा माई फ्रेंड्स आई, और इस तरीके से आगे वो कुछ कह नहीं पाए, कुछ था जो उनके गले को चॉक कर दिया जिस चीज़ ने, यानी कि वो इमोशंस से इतने ज़्यादा भर गए थे कि आगे वो कुछ नहीं कह पाए। Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk and bearing on with all his might he wrote as large as he could, Vive la France, ठीक है। तभी वो ब्लैक बोर्ड की तरफ उन्होंने टर्न किया, क्योंकि कुछ कह नहीं पाए। उन्होंने चौक का एक टुकड़ा लिया और अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करते हुए उन्होंने बहुत बड़े बड़े अक्षरों में, जितने बड़े अक्षर में वो लिख सकते थे, उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया क्या, विवे ला फ्रांस। विवे ला फ्रांस मतलब कि फ्रांस अमर रहे। Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. Okay. तो तभी वो रुके और उन्होंने दीवार की तरफ अपना सिर झुकाया और बिना कोई शब्द कहे हुए उन्होंने सिर्फ ऐसा गेस्चर बनाया अपने चेहरे पे कि जैसे वो अपने हाथों से उन्होंने ऐसा गेस्चर दिया कि जैसा वो कहना चाहते हों, स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो। स्कूल जो है डिसमिस किया जाता है, स्कूल यहीं पे कंप्लीट होता है और आप लोग जा सकते हो, है ना। क्योंकि मिस्टर हैमल इमोशन से इतना ज़्यादा भर चुके थे, उन्हें रोना आ रहा था कि वो कुछ भी क्लास को क्लियर वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर पाए। ओके, तो इस तरीके से हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर की जो स्टोरी है बहुत ही ईजी वे में समझ में आ गई होगी, क्योंकि ज़्यादा टफ था नहीं ये चैप्टर, ठीक है। आप इस चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ें घर पे, आपको बिल्कुल क्लियरली जो है ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई भी डाउट्स, कोई भी आपके क्वेश्चंस हो, सजेशंस हो, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डेली नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशंस और आने वाले वीडियोस के बारे में जानकारी मिल पाए। ओके, फिलहाल इस क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं।
कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. बाय बाय. टेक केयर.